कहानी की शुरुआत जांग सिटी से होती है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर एक युवा लड़की की मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, लड़की को लगता है कि वो सिर्फ उसका फोन नंबर लेने के बहाने मदद करने का नाटक कर रहा है। उसे क्रीप कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन सोचता है, मैं सिर्फ 5 साल के लिए इस शहर से दूर गया था और यहाँ की लड़कियां इतनी बदल गई। मैंने सच में उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ बेइज्जती मिली। खैर, ये तो आम लोग हैं, इन्हें अमर लोगों की दुनिया के बारे में क्या ही पता होगा। 5 साल पहले वो भी एक साधारण लड़का था, जांग चांग के ही परिवार का सदस्य। जन्म से ही कमजोर होने की वजह से बचपन भर उसे तंग किया जाता था। लेकिन जहां बाहरी लोग उसे नीचा दिखाते थे, वही उसका परिवार उससे बेइंतहा प्यार करता था। उसी प्यार की वजह से उसकी जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन 5 साल पहले सब कुछ बदल गया। उसके पिता ने एक बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन अनजाने में राजधानी के कई ताकतवर परिवारों को नाराज कर दिया। कुछ ही दिनों बाद वे प्रभावशाली लोग बदला लेने पहुंचे। जो हवेली कभी हंसी खुशी से भरी रहती थी, वही देखते ही देखते कत्लगाह बन गई। उसके पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उस नरसंहार में सिर्फ एक ही इंसान बचा, वो खुद, एक बेबस और ताकतहीन लड़का। लोग हमेशा कहते थे कि इंसान के 2 चेहरे होते हैं, लेकिन उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग कितने पाखंडी हो सकते हैं। जो लोग खुद को मेरे पिता का सबसे करीबी दोस्त बताते थे, वो सब वही खड़े होकर मेरे पूरे परिवार को मरते हुए देखते रहे। उनमें से एक भी इंसान मदद के लिए आगे नहीं आया। उसी दिन उसने कसम खाई, अगर मैं बच गया तो उन सबको कुत्तों की मौत मारूंगा। उसने उसी समय बदला लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन एक 11 साल का बच्चा आखिर कर ही क्या सकता था। जब वो हत्यारे उसे मारने ही वाले थे, तभी उसकी मां ने उसकी जान बचाने के लिए उसे उफनती हुई नदी में धक्का दे दिया। उन लोगों को पूरा यकीन था कि वो कभी जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके मास्टर ने उसे नदी से बचा लिया और उसे कुंगलुन ले गए, जहां उसने पूरे 5 साल तक ट्रेनिंग ली और अपने परिवार का बदला लेने के लिए जरूरी हर चीज में महारत हासिल कर ली। अब जब वो दोबारा जांग चेन लौट चुका था, यी चेन ने एक और कसम खाई, मैं कसम खाता हूं, उन सबको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकलने लगा। उस ऑरा का दबाव इतना जबरदस्त था कि आसपास मौजूद सभी लोग अपने सिर पकड़कर दर्द से तड़पने लगे। ये समझते ही कि क्या हो रहा है, ये चेन ने तुरंत अपनी पावर दबा ली। ये सब आम लोग हैं, अगर मैंने अपना ऑरा कंट्रोल नहीं किया तो ये सब मर जाएंगे। दबाव गायब हो गया। घबराए हुए राहगीर इधर उधर देखने लगे। अभी क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर पर 1000 किलो का वजन रख दिया गया हो। ये चेन ने खुद को शांत किया। बदला बाद में भी लिया जा सकता है, अभी मुझे मास्टर का दिया हुआ मिशन पूरा करना है। वो हमेशा कहते हैं कि जल्दबाजी सिर्फ तबाही लाती है। मैं अपने बदले की चाहत को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद ये चेन देश की टॉप 500 कंपनियों में से एक मेबेलिन चाइना कॉस्मेटिक्स के बाहर पहुंच गया। जिस इंसान से वो मिलने आया था, वो थी कंपनी की प्रेसिडेंट जिरो। 3 दिन पहले उसके मास्टर ने भविष्यवाणी की थी कि अगले 100 दिनों के अंदर उस पर एक भयानक आपदा आने वाली है और उसकी मौत हो जाएगी। उसे बचाने वाला सिर्फ वही इंसान हो सकता था जिसके पास पर्पल ड्रैगन की पावर हो, और वो इंसान था यी चेन। उसके मास्टर ने एक बार मजाक में कहा था कि कई साल पहले उनका जिरो की नानी के साथ प्रेम संबंध था, इसलिए ये पूरी संभावना है कि जिरो असल में उनकी ही पोती हो। यी चेन ने कंधे उचकाए, ये सच है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां सिर्फ अपना काम करने आया हूं। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाने लगा, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। यी चेन बोला, मुझे जिरो से मिलना है। एक गार्ड ने ताना मारते हुए कहा, हर किसी को प्रेसिडेंट जिरो से मिलने की इजाजत नहीं होती, पहले अपॉइंटमेंट चाहिए, और तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इस बिल्डिंग के अंदर आने के भी लायक हो। यी चेन ने शांत आवाज में कहा, बहुत जरूरी काम है, अगर वो बिजी है तो कोई बात नहीं, मैं लॉबी के सोफे पर इंतजार कर लूंगा। गार्ड ने आंखें घुमाई, क्या तुम बहरे हो? सस्ती जीन्स और उससे भी सस्ती शर्ट पहनकर यहां चले आए हो, और तुम्हें लगता है कि मिस जिरो जैसी इंसान तुम जैसे भिखारी से मिलेगी? यी चेन मुस्कुराया, लगता है तुम्हें शालीनता से बात करना नहीं आता। उसने अपने ऑरा का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा छोड़ा। दोनों गार्ड उसी पल घुटनों के बल गिर पड़े। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। ये क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे हमारी मौत सामने खड़ी हो। उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए यी चेन अंदर चला गया। हमेशा लोगों से इज्जत से पेश आओ, कभी कभी तुम्हारी जुबान ही तुम्हारी मौत की वजह बन जाती है। वो आराम से जाकर एक सोफे पर बैठ गया। अब जाओ, अपने बॉस को बुलाओ। ये हंगामा देखते ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कुछ ही देर में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का चीफ आगे आया। मैं सिक्योरिटी चीफ हूं, तुम यहां परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? यी चेन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे तुमसे या तुम्हारी टीम से कोई मतलब नहीं है, मैं यहां जिरो से मिलने आया हूं, बस मुलाकात का इंतजाम कर दो। सिक्योरिटी चीफ घबराकर निकलते हुए सोचने लगा, ये आदमी बेहद खतरनाक लग रहा है, एक गलत कदम उठाया तो ये मेरा सिर भी उड़ा सकता है। शांत रहने की कोशिश करते हुए उसने कहा, माफ कीजिए, लेकिन मिस जिरो आज कंपनी नहीं आई है, आप अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, जैसे ही वो आएंगी मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। यी चेन ने सिर हिलाया, तुम्हें शुरुआत में ही ऐसा कहना चाहिए था, ये सारा बेकार का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत समय है, मैं यही इंतजार करूंगा, तुम सब वापस जाकर अपना काम करो। सिक्योरिटी चीफ मन ही मन सोचने लगा, क्या ये आदमी पागल है? अगर हमने इसे ऐसे ही इधर उधर घूमने दिया तो हमारी नौकरी जरूर चली जाएगी। वो अभी यी चेन को जबरदस्ती बाहर निकालने ही वाला था कि तभी लॉबी में एक महिला की आवाज गूंजी, रुक जाइए मिस्टर शियाओचू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक कर्मचारी ने फुसफुसाकर पूछा, ये खूबसूरत लड़की कौन है?
दूसरे ने जवाब दिया, ये हमारी नई डायरेक्टर मिस सनी है। पूरी कंपनी में सिर्फ यही एक ऐसी महिला है जिनकी खूबसूरती प्रेसिडेंट जिरो को टक्कर दे सकती है। मिस्टर शियाओ चू ने तुरंत चेतावनी दी, मिस सनी, ये खतरनाक हो सकता है, कृपया पीछे रहिए। लेकिन सनी फिर भी आगे बढ़ गई। हेलो, मेरा नाम सनी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? ये चेन एक पल के लिए वही ठिठक गया। सनी, पूरे जांगचांग में अगर कोई ऐसा इंसान था जिसे वो इन 5 सालों में कभी नहीं भूल पाया तो वो सनी ही थी। मिडिल स्कूल के दिनों में दोनों एक ही डेस्क पर बैठते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन हाई स्कूल के बाद सब कुछ बदल गया। जब अपने मास्टर द्वारा बचाए जाने के बाद ये चेन चोरी छिपे एक बार शहर लौटा तो उसने देखा कि ये परिवार की हवेली सील कर दी गई थी और पूरे शहर ने उसके परिवार के अस्तित्व तक को मिटा दिया था। राजधानी के ताकतवर परिवारों के दबाव में आकर सबने ये परिवार से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। सबने, सिवाय सनी के। उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो उसके माता पिता की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती रही। उसे आज भी वो शर्मीली और मासूम लड़की याद थी जिसने सिर्फ उसके परिवार को थोड़ा सा सम्मान देने के लिए पूरे शहर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। ये एहसान वो कभी नहीं भूल सकता था। मैं हमेशा सोचता था कि शायद मुझे कभी उसका एहसान चुकाने का मौका नहीं मिलेगा। शायद यही वो मौका है। सनी ने देखा कि वो लगातार उसे ही देखे जा रहा है। आप थोड़े ज्यादा ही करीब खड़े हैं। ये चेन का ध्यान टूटा और वो फिर से होश में आया। सॉरी, मैं बस अपने ख्यालों में खो गया था। सच कहूं तो तुम मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त की याद दिलाती हो। सनी हंस पड़ी। ये पिकअप लाइन मुझ पर काम नहीं करने वाली। फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ मुड़कर कहा, तुम सब जा सकते हो। ये मुझे एक अच्छे इंसान लगते हैं। अगर ये आराम से इंतजार करने को तैयार है तो दिक्कत क्या है? यहां कोई भी हंगामा नहीं करेगा। ये चेन मन ही मन मुस्कुराया। सनी आज भी पहले जैसी ही दयालु है। बस एक ही फर्क है, पहले उसके पास गोल्फ बॉल थी, अब बास्केटबॉल है। कुछ देर बाद सनी अपनी कार की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठी, वो एकदम से ठिठक गई। ये चेन पहले से ही पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। घबराकर उसने पूछा, तुम अंदर कब आए और अब क्या चाहिए तुम्हें? ये चेन ने शांत होकर कहा, मुझे बस एक लिफ्ट चाहिए थी। सनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन तुम तो वहां किसी का इंतजार कर रहे थे ना? ये चेन बस मुस्कुरा दिया, अब वो उतना जरूरी नहीं रहा। पहले मुझे एक और काम निपटाना है। सनी हल्के से हंस पड़ी, कम से कम अपना नाम तो बता दो, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी बिल्कुल अजनबी को लिफ्ट दे रही हूं। ये चेन कुछ पल तक चुपचाप उसे देखता रहा। सनी के पूरे शरीर के चारों ओर एक काला अशुभ ऑरा फैला हुआ था। यह साफ इशारा कर रहा था कि उसके साथ बहुत जल्द कोई भयानक हादसा होने वाला है। वो उन गिने चुने लोगों में से एक है जिन्होंने मेरे परिवार के साथ इंसानियत दिखाई थी। मैं किसी भी कीमत पर उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार उसने जवाब दिया, मेरा नाम चेन हान है, अब चले। कुछ ही देर बाद दोनों ड्रैगन लेक होटल पहुंच गए। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, वहां मौजूद अनगिनत लोगों की नजर सनी पर टिक गई। ये खूबसूरत लड़की कौन है? ये तो पूरी पार्टी की सबसे खूबसूरत लड़की है। तभी किसी और ने फुसफुसाकर कहा, रुको, क्या ये डायरेक्टर सनी नहीं है? लेकिन ये अपने साथ किसी आदमी को क्यों लाई है? ये पहली बार है जब वो किसी के साथ पार्टी में आई है। सनी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? दोनों अभी बैठने ही वाले थे कि तभी कई बिजनेसमैन सनी का अभिवादन करने उनके पास आ गए। ये चेन मन ही मन सोचने लगा, लगता है सनी यहाँ काफी मशहूर है। पार्टी में मौजूद एक बिजनेसमैन ने अपना ग्लास उठाया। डायरेक्टर सनी, हमारे साथ एक ड्रिंक तो लीजिए। सनी कुछ कह पाती, उससे पहले ही ये चेन आगे बढ़ गया। सनी को ड्रिंक करना पसंद नहीं है, उनकी जगह मैं पी लेता हूं। बिजनेसमैन ने भौहें चढ़ा ली। तुम कौन हो और उसकी तरफ से बोलने वाले तुम होते कौन हो? जैसे ही ये चेन जवाब देने वाला था, सनी ने उसे रोक दिया। मैं सच में शराब नहीं पी सकती, मैं सिर्फ एक घूंट लूंगी, इसलिए प्लीज उसके बाद मुझे और पीने के लिए मजबूर मत कीजिए। सब लोग मुस्कुरा दिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तभी एक ठंडी आवाज पूरे माहौल में गूंज उठी, एक घूंट? वो तो बिल्कुल भी काफी नहीं है। ये आवाज सुनते ही सनी के चेहरे का रंग बदल गया। चेन फांग, तुम यहां? आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। वो चेन परिवार का दूसरा यंग मास्टर चेन फांग है। पिछली बार पार्टी में उसने डायरेक्टर सनी के साथ बदतमीजी की थी। गुस्से में सनी ने उसके मुंह पर पूरा ड्रिंक फेंक दिया था। लगता है आज वो उसी का बदला लेने आया है। चेन फांग मुस्कुराया, पिछली बार हमारी बात पूरी नहीं हुई थी। अगर चाहती हो कि मैं पिछली बात भूल जाऊं तो तुम्हें ये पूरी बोतल पीनी होगी। और गलत मत समझना, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। अगर मना किया तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, अगर मैं ज्यादा पी लूंगी तो बेकार में परेशानी हो जाएगी। लेकिन उसके मन में पिछली घटना ताजा हो गई। पिछली बार इस कमीने ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने पूरा ग्लास इसके मुंह पर दे मारा था। आज ये फिर वही चाल चल रहा है। चेन फांग शैतानी मुस्कान के साथ बोला, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने ऊपर पहले से एक कमरा बुक कर रखा है। अगर तुम नशे में हो गई तो आज मैं खुद तुम्हारी देखभाल करूंगा। मना करने का कोई ऑप्शन नहीं है। सनी के दिल में डर भर गया। उसने चेन फांग के बारे में अनगिनत कहानियां सुन रखी थी। जो भी लड़की उसके साथ ड्रिंक करती थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी। चेन फांग का सब्र जवाब देने लगा, अब भी समझ नहीं आई? आज अगर प्रेसिडेंट जिरो खुद यहां खड़ी होती, तब भी अगर मैं कहता तो उन्हें ड्रिंक करनी ही पड़ती, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मना कर सकती हो? सनी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। वो एक साधारण परिवार से थी। कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। सालों की मेहनत के बाद
वो एक बड़ी कंपनी की डायरेक्टर बनी थी। आर्थिक रूप से भले ही वो आत्मनिर्भर थी, लेकिन चेन फांग जैसे ताकतवर यंग मास्टर्स का सामना करने की ताकत उसके पास नहीं थी। उसी वक्त ये चेन आराम से आगे बढ़ा। उसने चेन फांग के हाथ से बोतल छीन ली और उसी बोतल को उसके सिर पर दे मारा। धड़ाम। चेन फांग दर्द से चीख उठा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज तक मेरे अपने बाप ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। ये चेन ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। हरामजादे, तुम्हें किसने हक दिया कि किसी को जबरदस्ती शराब पिलाऊं? शुक्र मनाओ कि मैंने हाथ हल्का रखा, वरना मेरी एक चोट खाने के बाद तुम बोलने लायक भी नहीं बचते। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। ये लड़का तो गया, चेन परिवार बहुत ताकतवर है, ये यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। सुना है उनके पीछे बड़े बड़े मार्शल आर्टिस्ट्स भी हैं, यहां तक कि पुलिस भी उनसे पंगा लेने से बचती है। सनी का चेहरा पीला पड़ गया। बेचारा चेन हान, उसे पता ही नहीं कि चेन फांग कौन है। वो तो सिर्फ इसलिए बीच में आया क्योंकि उसे लगा कि चेन फांग मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन अब उसने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। वो जल्दी से चेन फांग के सामने हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर चेन, आप जितनी चाहे उतनी ड्रिंक मैं पी लूंगी, बस मेरे दोस्त को जाने दीजिए। चेन फांग ने अपने माथे से बहता खून पोंछा और क्रूरता से हंस पड़ा। आज तुम दोनों में से कोई भी यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। ड्रैगन लेक होटल ही तुम्हारी कब्र बनेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ये चेन ने सीधा उसके पैरों के बीच जोरदार लात मार दी। चेन फांग दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। दांत भींचते हुए वो गुर्राया, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ये चेन ने उसके बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि असली गलती किसने की है और आज कौन मरेगा, ये भी अभी पता चल जाएगा। इसके बाद ये चेन ने चेन फांग की बेमी से पिटाई शुरू कर दी। उसी समय चेन फांग का पिता वहां पहुंच गया। मेरे बेटे को छोड़ दो। भीड़ में हलचल मच गई। ये चेन जेंगुआ है, चेन परिवार के मुखिया, और ये अपने परिवार के मार्शल आर्ट्स मास्टर को भी साथ लाए हैं। अब उस लड़के के बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन चेन परिवार का मुखिया एक साधारण बिजनेस पार्टी में क्यों आया? सनी मन ही मन घबरा गई। अब मैं चेन हान को कैसे बचाऊं? ये चेन ने चेन जेंगुआ के बगल में खड़े बूढ़े आदमी की तरफ देखा। तो यही वो मार्शल आर्टिस्ट है जिससे सब इतने डरे हुए थे। लेकिन ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। लोग इसका इतना बड़ा नाम क्यों ले रहे थे? चेन फांग चिल्लाया, डैड, इस हरामजादे ने बिना किसी वजह के मुझ पर हमला कर दिया। आपको मेरा बदला लेना होगा। चेन जेंगुआ ने ठंडी आवाज में कहा, चुप रहो, मेरे पीछे खड़े हो जाओ। मास्टर मिंग सब संभालेंगे। मास्टर मिंग आगे बढ़े, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी मार्शल आर्ट्स टैलेंट काबिले तारीफ है, लेकिन चेन परिवार को उकसाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये चेन मुस्कुराया, तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया हो। इतनी उम्र जीकर भी तुमने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। वैसे तुम सब मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? चेन जेंगुआ तिरस्कार से हंसा, क्या तुम्हें सच में लगा कि चेन परिवार के वारिस को पीटकर तुम आराम से यहां से चले जाओगे? मास्टर मिंग तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हारी लाश तक नहीं मिलेगी। मास्टर मिंग सीधे ही चेन के सामने आकर खड़े हो गए। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और मेरे शिष्य बन जाओ तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्शने के बारे में सोचूं। सनी हैरान रह गई। उस बूढ़े की चाल इतनी तेज थी कि वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाई। तो यही असली मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। ये चेन हल्का सा हंसा, तुम तो समय से बस कुछ साल ही छोटे लगते हो, इसलिए जितना समय बचा है उसका मजा ले लो, क्योंकि तुम मेरी सिर्फ एक बैकहैंड से मरने वाले हो। और हाँ, मैं लोगों को सीधे नहीं मारता, पहले उन्हें जमीन पर घसीटता हूं। मास्टर मिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने लगातार कई हमले किए, लेकिन ये चेन ने सिर्फ एक मुक्का मारा और मास्टर मिंग सीधे जमीन में धंस गए। पूरा हॉल मुंह खोले खड़ा रह गया। ये चेन मुस्कुराया, मुंह बंद कर लो, कहीं मक्खी अंदर न चली जाए। चेन जेंगुआ डर से कांप उठा। मास्टर मिंग, एक लड़के से हार गए, ये कैसे हो सकता है? मास्टर मिंग ने खून की एक और उल्टी की। तुम्हारी कल्टीवेशन किस लेवल की है? तुम आखिर हो कौन? ये चेन ने अपने ऑरा का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा छोड़ा। उस भयानक दबाव से मास्टर मिंग ने फिर से खून उगल दिया। चेन जेंगुआ डर के मारे वही जड़ हो गया। ये कैसी ताकत है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी पावर कभी नहीं देखी। ये चेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम चेन जेंगुआ है, सही? अभी थोड़ी देर पहले तुम कह रहे थे कि मुझे कुत्ते की मौत मारोगे, तो क्या हुआ? मार नहीं पाए? उसी समय ये चेन मन ही मन सोचने लगा, ये परिवार को खत्म करने में चेन परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। आज मैं इन्हें अपने हाथों से दफन करूंगा। घबराकर चेन जेंगुआ चिल्लाया, गार्ड्स, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो। बहुत सारे गार्ड्स एक साथ ये चेन पर टूट पड़े, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो सब वापस जमीन पर पड़े करा रहे थे। ये चेन ने शांत स्वर में कहा, मुझे बेगुनाह लोगों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं है। अगर अपनी जान की कीमत जानते हो तो इस मामले से दूर रहो। आखिरकार चेन जेंगुआ घुटनों के बल बैठ गया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बेटे को सही संस्कार नहीं दे पाया, इसीलिए उसने आपकी बेइज्जती कर दी। मैं वादा करता हूं कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये चेन ने उसकी तरफ नीचे देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तक तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और अब एक कुत्ते की तरह चारों हाथ पैरों के बल पड़े हो। तुम जानते हो, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं किसी भी दुश्मनी को कभी नहीं भूलता, और अब जब ये सब शुरू हो ही गया है तो मैं इसे खत्म करके ही रहूंगा। उसी समय कई पुलिस ऑफिसर्स होटल के अंदर दौड़ते हुए आए।
उनकी कैप्टन जोर से बोली, वही रुक जाओ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने के नजारे पर पड़ी, वो हैरानी से वही जम गई। इतना ताकतवर चेन परिवार एक साधारण से दिखने वाले युवा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। चेन जेंगुआ ने राहत की सांस ली। शुक्र है पुलिस आ गई। तो क्या हुआ अगर ये लड़का एक ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट है? सरकार के सामने इसकी एक नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ महिला पुलिस कैप्टन पूरी तरह हैरान थी। ये तो चेन परिवार के मार्शल आर्ट्स मास्टर है, लेकिन ये घुटनों के बल क्यों बैठे हैं? क्या उस नौजवान ने सच में चेन जेंगुआ को बालों से पकड़कर घुटनों पर झुका दिया? ये चेन बोला, इस बूढ़े हरामजादे के बेटे ने एक लड़की को परेशान किया था, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सबक सिखा दिया। महिला पुलिस कैप्टन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसे अभी के अभी छोड़ दो, वरना मैं गोली चला दूंगी। लेकिन ये चेन बिल्कुल शांत रहा। चलाइए, वैसे भी गोलियों से मेरा कुछ खास नहीं बिगड़ेगा। ये हम लोगों का निजी मामला है, आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कैप्टन ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ये बेवकूफ सच में पुलिस को लड़ाई रोकने से मना कर रहा है? क्या इसे नहीं पता कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है? उसने एक बार फिर चेतावनी दी, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रही हूं। ये चेन ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। तो मेरी चेतावनी भी सुन लीजिए, अगर आपने दोबारा बीच में आने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वो फिर से आगे बढ़ने वाला था, सनी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। चेन हान, बस करो। ये चेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सनी, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? सनी ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम अभी नहीं रुके तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। प्लीज मेरी बात मानो और इन पर हमला मत करो। फिर वो पुलिस ऑफिसर्स की तरफ मुड़ी। ऑफिसर, ये आपकी हर बात मानेंगे, कृपया इन पर गोली मत चलाइए। ये चेन ने हल्की सी सांस छोड़ी। तो अब क्या होगा? क्या ये लोग मुझे गिरफ्तार करेंगे? सनी ने भरोसा दिलाते हुए मुस्कुराकर कहा, जब तक मैं हूं ऐसा नहीं होगा। सिक्योरिटी फुटेज साफ साबित करती है कि तुमने सेल्फ डिफेंस में हमला किया था। तुम्हें सिर्फ एक बयान लिखना होगा, बस। दृश्य पुलिस स्टेशन में बदल जाता है। एक पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट देता है, कैप्टन, हमने कई बार सर्विलांस फुटेज चेक की है, उसका एक बड़ा हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। जो फुटेज बची है उससे साफ लगता है कि ये चेन ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की थी। कैप्टन ने पूछा, कौन सा हिस्सा डिलीट हुआ है? ऑफिसर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यहां देखिए, इस सीन में मास्टर मिंग ये चेन के सामने खड़े हैं और अगले ही क्लिप में जमीन टूटी हुई दिखाई देती है, जबकि मास्टर मिंग उसमें गिरे पड़े हैं। बीच में क्या हुआ? उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। कैप्टन सोचने लगी, होटल यहां से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर है, इतनी जल्दी फुटेज किसने डिलीट कर दी? लगता है इस लड़के का बैकग्राउंड बहुत ही ताकतवर है। आखिरकार उसने फैसला किया, इसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसे छोड़ना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सनी मुस्कुराई। देखा, मैंने कहा था ना कि वो हमें छोड़ देंगे। आज का दिन सच में बहुत खतरनाक था, लेकिन शुक्र है सब ठीक हो गया। ये चेन मन ही मन सोचने लगा, सनी के लिए असली खतरा अभी भी चेन परिवार ही है। एक बार मैं इस शहर से चला गया तो वो लोग उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मुझे जाने से पहले इनका हमेशा के लिए इंतजाम करना होगा। उधर सनी चुपके से उसे देख रही थी। कभी ये इंसान बेहद अच्छा लगता है और कभी इतना डरावना कि समझ ही नहीं आता। ये चेन ने उसकी नजरें पकड़ ली। क्या देख रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? सनी का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम्हें कहां छोड़ूं। ये चेन बेबस होकर मुस्कुराया। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहां रुकने वाला हूं। मैं तो बस किस्मत जहां ले जाए वहीं चला जाता हूं। सनी कुछ देर सोचती रही। मतलब, इस शहर में तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं है? थोड़ा झिझकने के बाद उसने कहा, अगर चाहो तो मेरे घर रुक सकते हो। एक खाली कमरा है, बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन पार्क में सोने से तो कहीं बेहतर है। ये चेन ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता हूं? या फिर आज मैंने तुम्हारी मदद की इसलिए तुम इस तरह मेरा एहसान चुकाना चाहती हो? सनी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। कैसी बकवास बातें कर रहे हो? उधर थोड़ी दूर खड़ी महिला पुलिस कैप्टन चुपचाप दोनों को देख रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, चेन परिवार के सारे बॉडीगार्ड रिटायर्ड सैनिक हैं, कोई साधारण लड़का उन्हें इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसकी पूरी जांच करवानी होगी। उसने तुरंत किसी को फोन मिलाया। ब्रदर सी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजा है, क्या तुम बता सकते हो कि वो नौजवान किस लेवल का है? दृश्य साइबेरिया के पहाड़ों में बदल जाता है। एक आदमी अपना फोन चेक करते हुए बड़बड़ाया। ये लड़की एक बेहद अमीर परिवार से है, इतना पैसा होने के बावजूद आराम की जिंदगी जी सकती है, लेकिन नहीं, इसे तो एक छोटे से पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर की नौकरी करनी है और ऊपर से हर बार अपने केस मुझे ही सुलझाने के लिए भेज देती है। क्या इसे एहसास नहीं है कि मैं ड्रैगन सोल स्क्वाड का लीडर हूं? ऐसे छोटे मोटे केस संभालना मेरे पद से बहुत नीचे की बात है। खैर, देखते हैं इस बार क्या भेजा है। जैसे ही उसने वीडियो देखना शुरू किया, वो बड़बड़ाया, ये सारे बॉडीगार्ड तो रिटायर्ड सैनिक है, इतने सारे लोग मिलकर एक लड़के पर हमला कर रहे हैं, ये तो पहले से ही शर्म की बात है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। पिटाई ये चेन की नहीं हो रही थी, बल्कि सारे सैनिक ही पिट रहे थे। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है, हो सकता है ये सच में एक ग्रैंड मास्टर हो। उसने बिना देर किए एक और कॉल मिलाई। इस लड़के के बारे में जितनी भी जानकारी मिल सकती है सब मेरे पास भेजो, मुझे इसकी एक एक डिटेल चाहिए। उधर सनी नहाकर बाहर आई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, चेन, अब तुम बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हो। ये चेन मन ही मन सोचने लगा, ये लड़की सच में बहुत दयालु है। कोई इंसान एक बिल्कुल अजनबी पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है कि उसे अपने ही घर ले आए? नहाते समय उसके दिमाग में 5 साल पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई।
जब मेरे मास्टर ने मेरी जान बचाई थी तब मुझे लगा था कि भगवान ने मुझ पर कृपा की है, लेकिन मुझे क्या पता था कि असली दुस्वप्न तो वहीं से शुरू होने वाला है। पहले ही दिन उसके मास्टर ने उसे एक ऐसे पिंजरे में फेंक दिया जहां 3 दिनों से भूखा एक खूंखार जानवर बंद था। मौत और जिंदगी की उस भयानक लड़ाई के बाद ये चेन किसी तरह जिंदा बच पाया। इसके बाद उसके मास्टर ने उसे कल्टीवेशन सिखाना शुरू किया और असली लड़ाई का अनुभव देने के लिए कभी उसे पहाड़ों से नीचे फेंक देते, कभी भालुओं से लड़वाते, तो कभी ऐसी ऐसी जानलेवा परिस्थितियों में धकेल देते जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। लेकिन हर बार ये चेन मौत के मुंह से किसी तरह वापस लौट आता और हर बार उसके अंदर नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती। जिस दिन मेरा परिवार खत्म हुआ था उस दिन उस दावत में मौजूद हर एक इंसान का मैं शिकार करूंगा। उनमें से एक भी इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय सनी को अचानक कुछ याद आया। सनी को अचानक याद आया, ओ नहीं, मैं तो चेन हान के लिए कपड़े निकालना ही भूल गई। फिर उसके दिमाग में एक और बात आई, रुको, मैं तो अपने कपड़े भी बाथरूम के अंदर ही छोड़ आई हूं। वो उन्हें देख ले उससे पहले मुझे जाकर ले आने चाहिए। वो जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। वो, मैं कुछ भूल गई थी। ये चेन उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? उसी पल उसकी कमर पर बंधा तौलिया फिसलकर नीचे गिर गया। सनी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो घबराकर तुरंत बाथरूम से बाहर भागी। सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने तकिए में मुंह छिपा लिया। मैंने ये क्या कर दिया? पता नहीं अब चेन हान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उधर ये चेन हल्का सा मुस्कुराया। लगता है आज रात वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा है, अब मेरे पास वो काम पूरा करने के लिए काफी समय है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। दृश्य चेन परिवार की हवेली में बदल जाता है। दिन में हुई बेइज्जती के बाद चेन जेंगुआ गुस्से में इधर उधर टहल रहा था। चेन फांग बोला, डैड, अगर आप ऐसे ही चक्कर लगाते रहे तो मेरा सिर घूमने लगेगा। चेन जेंगुआ ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। मास्टर मिंग बुरी तरह घायल हो चुके हैं और तुम्हारे दादाजी अभी भी पहाड़ों में कल्टीवेशन कर रहे हैं। अगर अभी किसी ने चेन परिवार पर हमला कर दिया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? चेन फांग जल्दी से बोला, तो दादाजी को वापस बुला लेते हैं, वो उस हरामजादे को जरूर सबक सिखा देंगे। चेन जेंगुआ ने सिर हिलाया। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो लड़का अभी भी खुला घूम रहा है और हमें नहीं पता कि वो अगला कदम क्या उठाएगा। कल हम पहाड़ पर जाकर तुम्हारे दादाजी से मदद मांगेंगे। चेन फांग उत्साहित होकर बोला। जैसे ही दादाजी वापस आएंगे उस हरामजादे की मौत तय है। दादाजी पहले उसे अपाहिज बना देंगे, फिर मैं उसी के सामने सनी के साथ जो चाहूंगा वो करूंगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी समय ये चेन अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, काफी खतरनाक प्लान बना रखे हैं तुम लोगों ने। घबराओ मत, आओ बैठकर आराम से थोड़ी बात करते हैं। चेन फांग का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। प्लीज मुझे मत मारो, तुम्हें नाराज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। चेन जेंगुआ गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किससे दुश्मनी ले रहे हो? चेन परिवार के पीछे एक ग्रैंड मास्टर खड़ा है। ये चेन ने शांत स्वर में पूछा, तुम अपने पिता की बात कर रहे हो जो 10 साल पहले कल्टीवेशन करने के लिए पहाड़ों में चले गए थे? चेन जेंगुआ तिरस्कार से हंसा। मुझे पता है कि मार्शल आर्टिस्ट का अपना एक अलायंस है और तुम भी उसके नियमों से बंधे हुए हो। अगर मेरे पिता के वापस आने से पहले तुमने मुझ पर हमला किया तो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मान लो किसी तरह तुम उनसे भी बच गए तो मार्शल आर्ट्स अलायंस तुम्हारा पूरी दुनिया में पीछा करेगा। इसलिए साफ है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चेन मुस्कुराया। अगले ही पल उसने एक ही वार किया और चेन फांग उसी जगह ढेर हो गया। एक ही हमला और उसकी मौत हो गई। फिर ये चेन ने चेन जेंगुआ की तरफ देखा। अब भी लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चेन जेंगुआ रोने लगा। हमारी तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, फिर तुम मेरे पूरे परिवार को क्यों मार रहे हो? ये चेन ने ठंडी आवाज में कहा। अब तुम्हें याद आ रहा है कि हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी? पिछले 5 सालों में मैं बहुत बदल चुका हूं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी याददाश्त ताजा करा देता हूं। तुम्हें ये परिवार याद है? वही परिवार जिसे 5 साल पहले उस दावत के दौरान पूरी तरह खत्म कर दिया गया था। चेन जेंगुआ का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये परिवार का तो कोई भी जिंदा नहीं बचा था। कहीं तुम ये चेन तो नहीं हो? लेकिन उस खूंखार जानवरों से भरी नदी में गिरने के बाद तुम जिंदा कैसे बच गए? ये चेन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मरने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं। तुम सोचते हो कि मैं कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट हूं जो अलायंस के नियमों से बंधा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है, मैं मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं एक कल्टीवेटर हूं। तुम लोगों की नजर में मार्शल आर्टिस्ट इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान होते हैं, लेकिन एक कल्टीवेटर की नजर में तुम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। ऐसे कीड़े जिन्हें हम जब चाहे कुचल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी मैं तुम्हें कुचलने वाला हूं। यह कहते ही ये चेन ने चेन जेंगुआ को मार डाला और बिना किसी भाव के वहां से चला गया। दृश्य एक सुनसान पहाड़ पर बदल जाता है। उसी समय जब चेन परिवार पूरी तरह खत्म हो गया, उनके दादाजी चेन यान कल्टीवेशन कर रहे थे। अचानक उन्होंने खून की एक उल्टी की। वो गुस्से से बड़बड़ाए, मेरे बेटे और पोते को मारने की हिम्मत किसने की? उस हरामजादे ने सिर्फ उन्हें नहीं मारा, उसने मेरी 10 साल की कल्टीवेशन भी बर्बाद कर दी। मैं चेन यान कसम खाता हूं, जिसने भी ये किया है उसे कुत्ते की मौत मारूंगा। उधर ये चेन शांति से कल्टीवेशन कर रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, इस शहर की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है। अगर मुझे यहां अपनी कल्टीवेशन जारी रखनी है
तो मुझे मेडिसिनल पिल्स का सहारा लेना पड़ेगा। फिर उसे एक और बात याद आई। अगले हफ्ते मेरे माता पिता की पुण्यतिथि है। मैं पहाड़ पर जाकर उनकी कब्र पर जरूर जाऊंगा। उसे 5 साल पहले की एक घटना याद आ गई। जब वो 11 साल का था, तब उसके पिता ने उसे एक रहस्यमयी काला पत्थर दिया था। उस समय उसके पिता ने कहा था, ये परिवार का प्राचीन खजाना है। ये चेन पिछले 5 सालों से उस पत्थर को अपने साथ रखे हुए था, लेकिन उसे कभी उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। अचानक उसकी नजर पत्थर पर बने हल्के हल्के उकेरे हुए अक्षरों पर पड़ी। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इस पर अपना खून लगाकर देखूं? जैसे ही उसके खून की एक बूंद उस पत्थर को छुई, एक भयानक दबाव ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी। वो बड़बड़ाया, मुझे अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? जब ये चेन ने दोबारा आंखें खोली, तो उसने खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। अपने दर्द से भरे सिर को पकड़ते हुए वो बोला, मैं कहां हूं? और ये अजीब सी धुंध क्या है? तभी उसकी नजर एक विशाल पत्थर के स्मारक पर पड़ी, जिस पर लिखा था रीइंकार्नेशन सेमेट्री। ये चेन हैरान रह गया। मैंने पहले कभी ऐसी जगह नहीं देखी। अचानक उसके सामने एक विशाल मॉन्स्टर प्रकट हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, तुम अभी सिर्फ अर्थ रियल में हो। तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे हुई कि इस रीइंकार्नेशन सेमेट्री में कदम रखो? तुम्हारा शरीर यहां की सबसे कमजोर ताकत भी सहने लायक नहीं है। तुम बहुत कमजोर हो। इस कब्रिस्तान से दूर रहो, वरना बेकार में अपनी जान गंवा दोगे। अगले ही पल ये चेन की आंख खुल गई। वो फिर से असली दुनिया में वापस आ चुका था। वो बड़बड़ाया, तो पिताजी सच कह रहे थे। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक जादुई खजाना है। उसे उस मॉन्स्टर की बात याद आई। उसने कहा था कि मैं अभी इस कब्रिस्तान की ताकत संभालने लायक नहीं हूं। मतलब जैसे जैसे मैं और ताकतवर बनूंगा, मैं इसके अंदर छिपी ताकत को हासिल कर पाऊंगा। उसे याद आया कि उस कब्रिस्तान के अंदर लगभग 100 कब्रें थी। शायद उन सभी कब्रों में किसी बेहद ताकतवर एक्सपर्ट की विरासत छिपी है। अगर मैं उन सबकी ताकत हासिल कर लूं, तो मैं कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से सनी की आवाज आई, चेन हान, जाग गए क्या? नाश्ता तैयार है, आ जाओ, खाना खा लो। ये चेन बाहर आकर नाश्ता करने बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मुझे ऐसे ही रोज खिलाती रही, तो शायद मेरा कभी इस घर से जाने का मन ही नहीं करेगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा पर्सनल शेफ बन जाऊं? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, बर्तन भी धो दूंगा, और सर्दियों में तुम्हारा बिस्तर भी गर्म रख दूंगा। सनी मुस्कुराकर बोली, उसकी जरूरत नहीं है। हमारे अपार्टमेंट में पहले से ही हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहां रह सकते हो। बस हर महीने किराया देना होगा, और घर के कुछ कामों में मेरी मदद करनी होगी। ये चेन ने झेमते हुए अपना सिर खुजलाया। वो, असल में मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काफी गरीब हूं। सनी ने मन ही मन आ भरी। मतलब अब ये मेरे पैसों पर रहने का प्लान बना रहा है। उसी समय ये चेन ने एक कागज निकाला और उस पर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगा। फिर वो कागज सनी को देते हुए बोला, ये एक ब्यूटी पिल का फॉर्मूला है। ये लो ग्रेड पिल है, लेकिन फिर भी तुम्हारी कंपनी के लिए काफी कीमती साबित होगी। इसे मेरे किराए की तरह समझ लो। सनी बेबस होकर मुस्कुरा दी। तुम्हें पता भी है हमारी कंपनी कितनी बड़ी है? हम कोई भी चीज उठाकर बेचना शुरू नहीं कर सकते। ये चेन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी मुख्य रूप से कॉस्मेटिक्स बेचती है। ये फॉर्मूला अपने R&D डिपार्टमेंट को दे देना। मैं गारंटी देता हूं, इसकी कीमत कम से कम $1 करोड़ होगी। सनी कुछ कह पाती, उससे पहले ही उसका फोन बज उठा। कॉल प्रेसिडेंट जिरो की थी। एक मीटिंग है, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूं। फोन रखने के बाद उसने ये चेन की तरफ देखा। तुम्हारी बाकी कहानी बाद में सुनूंगी, अभी मुझे कंपनी जाना होगा। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो आसपास बहुत सारी कंपनियां हैं, तुम वहां जाकर नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सनी के जाने के बाद ये चेन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मास्टर सही कहते थे, आजकल लोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर भरोसा ही नहीं करते। कुछ देर बाद ये चेन ने सड़क किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया। वो जोर से आवाज लगाने लगा, बड़ी छूट, बड़ी छूट, हर चीज पर 20% डिस्काउंट, सिर्फ $20 में मैं किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज कर दूंगा। अगर ठीक नहीं कर पाया तो आपका एक एक पैसा वापस। राहगीर आपस में बातें करने लगे। $20 भी बहुत ज्यादा है। ये आदमी साफ साफ लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है। क्या पुलिस को बुला ले? ये चेन ने आंख भरते हुए कहा, ये लोग मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुश्किल है। लगता है मुझे अपना स्टॉल कहीं और लगाना पड़ेगा। उसी समय एक युवा लड़की उसके पास आकर रुकी। क्या तुम सच में किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हो? मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ ही देर बाद ये चेन उस लड़की के आलीशान घर पहुंच गया। चारों तरफ नजर डालते हुए वो मुस्कुराया, तुम्हारा घर देखकर तो साफ पता चलता है कि तुम बहुत अमीर हो। चिंता मत करो, मरीज चाहे कोई भी हो, मैं उसे जरूर ठीक कर दूंगा। लड़की ने सिर हिलाया, मुझे लगता है तुमने गलत समझ लिया। ये चेन ने भौहें सिकोड़ ली, मैं एक डॉक्टर हूं। अगर तुम मुझे किसी का इलाज कराने के लिए यहां नहीं लाई हो, तो फिर मुझे यहां क्यों लाए हो? लड़की ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम शान मिया है। मैं तुम्हें यहां इसलिए लाई हूं क्योंकि तुम बहुत भरोसेमंद झूठे लगते हो। ये चेन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और दूसरी बात, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। ये मेरे काम करने का समय है। शान मिया ने बिना
कुछ कहे शांति से एक बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हारी फीस इसमें पहले से ही है। जैसे ही यी चेन ने बैंक कार्ड हाथ में लिया, उसका रवैया तुरंत बदल गया। अच्छा, तो बताओ, आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है? पैसों के लिए मैं लगभग कुछ भी करने को तैयार हूं। 2-4 झूठ बोलने पड़े तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शान मियां ने समझाना शुरू किया। मेरे पिताजी की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास अब सिर्फ कुछ ही दिनों की जिंदगी बची है। मेरी माँ इस बात से पूरी तरह टूट चुकी है और हर समय उनकी चिंता में डूबी रहती है। शान मियां को डर था कि अगर उसके पिता की मौत हो गई तो उसकी माँ उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और शायद वो भी टूट जाएंगी। इसलिए उसने यी चेन से विनती की, प्लीज मेरे पिताजी को अपने साथ ले जाइए। माँ से कह दीजिए कि आप उनका इलाज कराने के लिए उन्हें पहाड़ों पर ले जा रहे हैं। कुछ महीनों बाद हम उन्हें सच्चाई बता देंगे। तब तक वो इस दुख के लिए खुद को थोड़ा तैयार कर चुकी होंगी। यी चेन मन ही मन सोचने लगा, अजीब सी रिक्वेस्ट है, लेकिन अगर बस इतनी ही बात है तो मैं इस समस्या को पूरी तरह खत्म कर सकता हूं। फिर उसने शांत स्वर में सिर हिलाया, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मियां मुस्कुरा दी, अच्छा हुआ, अब मुझे पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यी चेन ने भौहें सिकोड़ ली। उसका क्या मतलब है? मियां शरारती मुस्कान के साथ बोली, अगर तुम मेरी मदद करने से मना कर देते तो मैं पुलिस बुलाने वाली थी। उसी समय एक नौकरानी ने दरवाजा खोला और पूछा, यंग मिस, ये सज्जन कौन है? मियां ने जवाब दिया, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, हमारे परिवार की मदद करने आए हैं। इसके बाद मियां यी चेन को अपने पिता के कमरे में ले गई। उन्हें ध्यान से देखने के बाद यी चेन मन ही मन सोचने लगा, इनकी हालत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब है। इनका एक पैर तो पहले ही कब्र में जा चुका है। आधुनिक चिकित्सा इन्हें बचा ही नहीं सकती। सच कहूं तो मौत का औरा इनके दिल तक पहुंच चुका है। अगर ये दिमाग तक पहुंच गया तो फिर मैं भी इन्हें नहीं बचा पाऊंगा। मियां उदास होकर बोली, पिछले महीने पिताजी को आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर हुआ था। हम उन्हें यहाँ के सबसे अच्छे अस्पतालों में ले गए, यहां तक कि राजधानी के बड़े अस्पतालों में भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन पहले देश के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट भी उन्हें देखने आए थे। उन्होंने भी साफ कह दिया कि उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है। प्लीज उनकी मदद कीजिए। मैं अपने पिता को तो खो ही रही हूं, मैं अपनी मां को भी नहीं खो सकती। उसी समय मियां की मां कमरे में आई। आंखों में आंसू लिए वो बोली, तुम आ गई। डॉक्टर क्यू ने अभी बताया कि आज तुम्हारे पिताजी का आखिरी दिन है। मैं उनके बिना कैसे जी पाऊंगी? मियां हैरान रह गई। मैंने तो डॉक्टर क्यू से साफ कहा था कि वो मां को सच न बताए। उन्होंने मेरे भरोसे के साथ धोखा किया। तभी मियां का भाई शेन लॉन्ग बोल पड़ा, मियां, तुम्हें मां से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है। उसे छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने तो पिताजी के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी भी कर दी है। कल उनका भव्य अंतिम संस्कार होगा। मियां गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। लॉन्ग, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मां के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? शेन लॉन्ग ने कंधे उचकाए। पिताजी बहुत तकलीफ में है। उनकी हालत में मौत ही उनके लिए राहत है। मुझे उन्हें इस तरह तड़पते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग चिंता मत करो। जैसे ही मैं कंपनी की जिम्मेदारी संभालूंगा, मैं मां और तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। ये बातें सुनकर मियां की मां और जोर जोर से रोने लगी। यी चेन चुपचाप सब देख रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा, मिस्टर शेन के मरने के बाद उनकी संपत्ति 3 लोगों में बंटेगी। शेन लॉन्ग चाहता है कि उसकी मां भी सदमे से मर जाए ताकि सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिले। कैसा घिनौना बेटा है। मियां गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? साफ दिख रहा है कि तुम अपनी बातों से मां को मारना चाहते हो। तुम सच में बहुत घटिया इंसान हो। शेन लॉन्ग भी चिल्लाकर बोला, मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अगर मां खुद मरना चाहे तो मैं उन्हें क्यों रोकूं? तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जैसे ही वो मियां की तरफ बढ़ा, यी चेन ने सीधे उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, शांत हो जाओ लड़के, क्योंकि अगर मेरा गुस्सा फूट गया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। डॉक्टर क्यों तुरंत चिल्लाए, तुम खुद को समझते क्या हो? शेन परिवार के होने वाले मुखिया पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यी चेन ने बेफिक्री से कहा, मुझे $1 करोड़ दो और मैं मिस्टर शेन को ठीक कर दूंगा। कमरे में मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। मियां की मां ने अपनी बेटी की तरफ देखा। मियां, क्या ये सच में तुम्हारे पिताजी को बचा सकता है? मियां ने पूरे भरोसे के साथ कहा, हाँ मां, यी चेन एक कमाल के डॉक्टर है। मुझे उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी, क्या बेशर्म आदमी है। हमारी तो लाखों में बात हुई थी और अब सीधे $1 करोड़ मांग रहा है। खैर, अभी सबसे जरूरी बात सबको शांत रखना है। शेन लॉन्ग हंस पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर भी पिताजी का इलाज नहीं कर पाए और ये लड़का करेगा? तुम साफ साफ सबको बेवकूफ बना रहे हो। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लोगे? अगर इस ठग ने पिताजी को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें विरासत का एक पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा ये चमत्कारी डॉक्टर अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अंदर ही अंदर शेन लॉन्ग मुस्कुराया। पिताजी तो वैसे भी मरने वाले हैं, मां भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। अगर मियां को भी विरासत से बाहर कर दूं तो पूरी दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी। यी चेन ने सबको कमरे से बाहर जाने का आदेश दिया। जब कमरे में सिर्फ वो और मिस्टर शेन रह गए तो उसने उनकी तरफ देखकर कहा, आपकी किस्मत अच्छी है जो आपकी मुलाकात मुझसे हो गई। मैंने अपने मास्टर से इतना तो सीख ही लिया है कि आपकी जान बचा सकूं। लगता है
अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली काबिलियत दिखाऊं। इतना कहकर उसने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। मरीज की जांच करते हुए वो मन ही मन सोचने लगा, मौत का ऑरा इनके पूरे शरीर में फैल चुका है। इनका अब तक जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। खुशनसीबी से इनकी एक मेरिडियन अभी भी खुली हुई है। अगर मैंने इसका सही इस्तेमाल किया तो मैं इन्हें बचा सकता हूं। जैसे ही यी चेन ने उस मेरिडियन को ठीक करना शुरू किया, मिस्टर शेन के शरीर से एक भयानक काला ऑरा बाहर निकलने लगा। यी चेन बड़बड़ाया, अब तुम्हारे लिए इनके शरीर में कोई जगह नहीं बची। उसने हाथ घुमाया और उस काले ऑरा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। इलाज खत्म होने के बाद उसने लंबी सांस ली। किसी को मारना आसान है, लेकिन उसे बचाना कहीं ज्यादा मुश्किल। सिर्फ इस एक आदमी का इलाज करने में ही मेरी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई। अब मुझे फिर से कल्टिवेशन करनी पड़ेगी। कमरे से बाहर निकलते हुए यी चेन ने शांत स्वर में कहा, वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। मियां तुरंत बोली, यही रुकिए, मैं आपकी फीस लेकर आती हूं। लेकिन उसकी मां घबराकर पूछ बैठी, क्या वो सच में उठ जाएंगे? यी चेन मुस्कुराया, आप अंदर जाकर खुद देख सकती है। उन्होंने कृतज्ञता से एक बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। मेरे पति की जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी फीस इस कार्ड में है। लेकिन जैसे ही यी चेन कार्ड लेने वाला था, शेन लॉन्ग बीच में आ गया। 1 मिनट, मां, पिताजी को आखिरी स्टेज का कैंसर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लड़का उन्हें ठीक कर दे। आप और मियां भले ही भोले हों, लेकिन मैं नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से नतीजा नहीं देख लेता, मैं पिताजी की मेहनत की कमाई ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यी चेन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, तुम जैसे कुएं के मेंढक मुझे मेरी फीस लेने से नहीं रोक सकते। और जहां तक तुम्हारे पिता की बात है, मैंने सिर्फ उनकी जिंदगी 3 दिन के लिए बढ़ाई है। अगर चाहते हो कि वो इससे ज्यादा जिए तो समय पर पैसे लेकर मेरे पास आना। मेरी दवा के अलावा इस दुनिया में उन्हें कोई और नहीं बचा सकता। शेन लॉन्ग गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है। मैं अभी पुलिस बुलाता हूं। डॉक्टर क्यू भी बोला, पुलिस स्टेशन में मेरी कई ऑफिसर से पहचान है, वो इस ठग का अच्छी तरह इलाज कर देंगे। उसी समय बेडरूम का दरवाजा खुला। मिस्टर शेन धीरे धीरे चलते हुए बाहर आए। शेन लॉन्ग की आंखें अविश्वास से फैल गई। ये कैसे हो सकता है? इनका तो एक पैर कब्र में था, फिर ये दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़े हो गए? मिस्टर शेन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पूछा, वो महान डॉक्टर कहाँ है? फिर उन्होंने मियां की तरफ देखा। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पिता जिंदा है। मैंने बहुत लंबे समय बाद खुद को इतना अच्छा महसूस किया है। इसके बाद उन्होंने गुस्से से शेन लॉन्ग की तरफ देखा। और ये मत समझना कि जब मैं बीमार था तब तुम जो कुछ कर रहे थे उससे मैं अनजान था। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, मरा नहीं था। शेन लॉन्ग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, डैड, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा। मैं अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह समझता हूं। मिस्टर शेन ने गुस्से से ठंडी सांस छोड़ी। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हर दिन तुम यही दुआ करते थे कि मैं जितनी जल्दी हो सके मर जाऊं। तुम्हें सिर्फ मेरी विरासत चाहिए थी, है ना? सुन लो, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें अपनी संपत्ति का एक पैसा नहीं मिलने दूंगा। अब इसी वक्त जाओ और उस डॉक्टर को पूरे सम्मान के साथ वापस लेकर आओ। अगर उसके साथ जरा भी बदतमीजी की तो मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम भीख मांगने के लायक भी नहीं बचोगे। इसके साथ ही दृश्य मेबेलिन चाइना ग्रुप की तरफ बदल जाता है। कंपनी के सभी बड़े अधिकारी कंपनी के बढ़ते आर्थिक संकट पर चर्चा कर रहे थे। एक एग्जीक्यूटिव बोला, हमारे स्टॉक की कीमत लगातार गिरती जा रही है। काफी समय हो गया है, हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। हमारे सभी प्रतियोगी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। यह सुनकर सनी ने पूछा, तो बताइए, कंपनी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसी समय उसे अपनी जेब में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। जब उसने हाथ डालकर देखा तो अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। वो हैरान रह गई। ये तो वही फॉर्मूला है जो चेन हान ने मुझे दिया था, लेकिन उसने ये मेरी जेब में कब रख दिया? उसे उसकी आत्मविश्वास भरी बात याद आई। ये ब्यूटी पिल का फॉर्मूला कम से कम $1 करोड़ का है। सनी कड़वी मुस्कान के साथ सोचने लगी, अगर सच में यही फॉर्मूला हमारी कंपनी को बचा ले तो इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? वो आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही एक महिला ने उसके हाथ से वो कागज छीन लिया। क्या छिपा रही हो अपनी जेब में? सनी तुरंत बोली, सुना, वो वापस दो। सुना ने कागज देखा और जोर से हंस पड़ी। ब्यूटी पिल का फॉर्मूला? बताओ जरा, किस सड़क छाप वैद्य से खरीद कर लाई हो ये? इस टिश्यू पेपर को ऐसे संभाल रही हो जैसे कोई बेशकीमती खजाना हो। मुझे तो लगता है इसे पाने के लिए तुमने किसी होटल में कई रातें बिताई होंगी। सनी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हर औरत तुम्हारी तरह होटलों में रातें नहीं बिताती। अब मेरा कागज वापस दो। सूना ने तिरस्कार से मुस्कुराया, कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है। इतना कहकर उसने पूरा फॉर्मूला टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। गुस्से में सनी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अगले ही पल दोनों बिल्लियों की तरह आपस में लड़ने लगी। आसपास बैठे अधिकारी बस आह भरते हुए बोले, ये दोनों हर मीटिंग में ऐसे ही लड़ती है। इनकी बहस के बिना तो मीटिंग अधूरी लगती है। उसी समय जिरो अंदर आई। बस, लड़ाई बंद करो। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग को तुम लोग बर्बाद नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट जिरो को गुस्से में देखकर दोनों तुरंत शांत हो गई। जिरो ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सब जानते हो कि आज की मीटिंग क्यों बुलाई गई है। हमारी हर प्रतियोगी कंपनी नए नए ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है और हम पिछले 3 साल से वही पुरानी क्रीम बेच रहे हैं। क्या कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों है?
पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। फिर उसने R&D डिपार्टमेंट की तरफ देखा। मैं आप सबसे पूछ रही हूं, क्या पिछले 3 साल से आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया? हमारे पास एक भी नया फॉर्मूला क्यों नहीं है? एक भी नया प्रोडक्ट क्यों नहीं बना? डिपार्टमेंट हेड तुरंत खड़े हो गए। मिस जिरो, बात ऐसी है, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमने अनगिनत फॉर्मूलों पर रिसर्च की, लेकिन उनमें से कोई भी पर्याप्त अच्छा नहीं निकला। हमने प्राचीन फॉर्मूलों पर भी काम किया, लेकिन जितने भी उपयोगी फॉर्मूले थे उन्हें दूसरी कंपनियां पहले ही इस्तेमाल कर चुकी है। हमें ऐसा कुछ नया नहीं मिला जिससे कोई क्रांतिकारी प्रोडक्ट बनाया जा सके। जिरो मन ही मन सोचने लगी, इनकी बात सही है, मुकाबला सच में बहुत कठिन है, लेकिन असफलता का बहाना नहीं बनाया जा सकता। मैंने 5 साल की मेहनत से इस कंपनी को शहर की सबसे बड़ी कंपनी बनाया है। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मेरे माता पिता मेरी शादी किसी अमीर परिवार में जबरदस्ती न कर दें। अगर कंपनी ही डूब गई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी सूना अचानक बोली, सब लोग नए फॉर्मूले की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी में तो पहले से ही एक नया फॉर्मूला मौजूद है। उसने कागज के फटे हुए टुकड़े खोले और जोर से पढ़ा, ब्यूटी एलिक्सर फॉर्मूला। डिपार्टमेंट हेड की आंखें हैरानी से फैल गई। ब्यूटी एलिक्सर फॉर्मूला? ये तो उस प्राचीन फॉर्मूले का नाम है जो 500 साल पहले गायब हो गया था। कहा जाता है कि उस समय की रानियां इसी का इस्तेमाल करती थी। उन्होंने तुरंत जिरो की तरफ देखा। मिस जिरो, अगर ये सच में असली ब्यूटी एलिक्सर फॉर्मूला है तो आज हमारी कंपनी बच सकती है। जिरो ने तुरंत सनी की तरफ देखा। सनी, जल्दी से हमें पूरा फॉर्मूला दिखाओ। सनी ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए। आप लोग बेवजह उत्साहित हो रहे हैं, मेरे एक दोस्त ने इसे बस मजाक मजाक में लिख दिया था। जिरो बोली, फिर भी पहले हमें देखने तो दो। सनी ने सिर हिलाया। प्लीज समझिए, मेरे दोस्त ने यह बस यूं ही लिख दिया था। बाकी एग्जीक्यूटिव हंसने लगे। अगर यह सच में इतना कीमती फॉर्मूला होता तो कोई इसे टिश्यू पेपर पर क्यों लिखता? सूना मन ही मन मुस्कुराई। सनी, अब तुम गई, बेवजह डांट खाने वाली हो। अचानक डिपार्टमेंट हेड ने टिश्यू का एक फटा हुआ टुकड़ा उठाया। उसे ध्यान से देखते ही वो उत्साह से चिल्ला उठे, ये असली है। फिर उन्होंने गुस्से से सूना की तरफ देखा। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इसे फाड़ते हुए देखा है। ये फॉर्मूला हमारी कंपनी का भविष्य बदल सकता था और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तुम पहले एक डिपार्टमेंट डायरेक्टर थी, लेकिन इस पल से तुम्हें उस पद से हटाया जाता है। और अगर यह फॉर्मूला दोबारा ठीक नहीं हो पाया तो मैं वादा करता हूं तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में बीतेगी। सूना का चेहरा डर से पीला पड़ गया। मिस जिरो, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यह असली फॉर्मूला है। डिपार्टमेंट हेड ने समझाया, कई साल पहले हमारे डिपार्टमेंट को इस फॉर्मूले का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था, उसी वजह से मैं इसे पहचान पाया। यह 100% असली है। सिर्फ इस एक फॉर्मूले की मदद से हम अनगिनत नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं हमारी कंपनी फिर से इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। जिरो ने तुरंत आदेश दिया, सनी, जितने भी संसाधनों की जरूरत हो इस्तेमाल करो, चाहे जो करना पड़े। यह फॉर्मूला हर हाल में दोबारा तैयार होना चाहिए। उधर सूना पूरी तरह सदमे में थी। यह कैसे हो सकता है? सनी का फॉर्मूला सच में असली निकला? भगवान करे यह सब सिर्फ एक बुरा सपना हो। जिरो ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। सूना, इतना अनमोल फॉर्मूला हमारे हाथ लगा था और तुमने बिना वजह उसे फाड़ दिया। मैंने काफी समय से देखा है, तुम्हारा घमंड लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद डिपार्टमेंट डायरेक्टर बनकर तुम अपनी औकात भूल गई हो। इसलिए आज से मैं तुम्हें ऐसी नौकरी दूंगी जो तुम्हें विनम्र होना सिखा देगी। हमारे नए स्टोर में सेल्स एसोसिएट की एक जगह खाली है, आज से तुम वही काम करोगी। उस दिन शाम को सनी घर लौटी। उसने आवाज लगाई, चेन हान, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो सोचने लगी, क्या वो चला गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका दिया हुआ फॉर्मूला सच में असली निकलेगा। क्या वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर गया है या हमेशा के लिए चला गया? जितना वो सोचती उतना ही सब कुछ अजीब लगता। उसने अकेले इतने ताकतवर लोगों को हरा दिया, फिर कुछ ही सेकंड में ऐसा फॉर्मूला लिख दिया जो हमारी पूरी कंपनी को बचा सकता है। क्या चेन हान सच में उन कहानियों वाले छिपे हुए महान गुरुओं में से एक है? और जब मैं आखिरकार उसके बारे में सच जानने वाली थी, तभी वो गायब हो गया। उसी समय किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। ये चेन मुस्कुराते हुए बोला, मुझे ढूंढ रही थी? सनी चौंक कर पलटी, तुम वापस कब आए? ये चेन ने जवाब दिया, याद है, तुमने ही तो कहा था कि मैं नौकरी ढूंढूं, इसलिए आज दोपहर मैं उसी काम से बाहर गया था। क्या बात थी? जैसे ही मैं वापस आया मैंने तुम्हें मेरा नाम पुकारते हुए सुना। सनी थोड़ी घबराकर चुप हो गई। ये चेन ने उसकी शक्ल देखकर पूछा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? जो कहना है सीधे कह दो, मैं वादा करता हूं मुझे गुस्सा नहीं आएगा। सनी ने सिर झुका लिया, मुझे माफ कर दो, तुमने जो फॉर्मूला मुझे दिया था उसे किसी ने फाड़ दिया। ये चेन हैरानी से बोला, क्या तुम्हारी कंपनी को वो पसंद नहीं आया? अगर चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी बेहतर फॉर्मूला लिख देता हूं, कल सुबह दे दूंगा, आज मैं बहुत थक गया हूं। सनी ने तुरंत उसे रोक लिया, रुको जरा। ये चेन ने आह भरी, अब क्या हुआ? तुम जिस तरह बात कर रही हो उसे देखकर मुझे ही घबराहट होने लगी है। अगर तुम मुझसे उस तरह का कोई एहसान मांगने वाली हो तो भले ही मैं थका हूं, फिर भी मेरे अंदर अभी काफी ताकत बची है। सनी ने आंखें घुमाई, अगर तुमने ऐसी बकवास बातें बंद नहीं की तो मैं सच में पुलिस बुला लूंगी। असल में मैं ये कहना चाहती थी, जब तुम पहली बार कंपनी आए थे
तो मिस जिरो से मिलने के लिए तुमने पूरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सिर पर उठा लिया था। अब मिस जिरो खुद तुमसे मिलना चाहती है। यी चेन ने कंधे उचकाए। बस इतनी सी बात? छोड़ो, अब मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो खुद मेरे पास आए। सनी हैरानी से बोली, लेकिन क्यों? पहली बार तो तुम उनसे मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अब अचानक मिलना क्यों नहीं चाहते? यी चेन ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने सबसे पहले मेरा अपमान किया और सिक्योरिटी से मुझे बाहर निकलवा दिया। मेरे पास भी अपना स्वाभिमान है। अब मैं बस उनके साथ वही कर रहा हूं जो उन्होंने मेरे साथ किया था। सनी ने समझाते हुए कहा, उन्होंने जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया था। वो इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है, उनसे मिलने के लिए हर किसी को पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है कि तुम कौन हो, तो वो खुद तुमसे मिलना चाहती है। क्या तुम कल उनसे मिलने के बारे में सोच सकते हो? यी चेन ने सिर हिला दिया। उन्हें कह देना, अगर उन्हें मुझसे मिलना है तो वो खुद मेरे पास आए। मैं उन जगहों पर दोबारा नहीं जाता जहां पहले मेरा अपमान हो चुका हो। अब मैं सोने जा रहा हूं, बाकी सारी बातें कल करेंगे। इसके बाद सनी ने जिरो को फोन करके पूरी बात बता दी। जिरो हल्के से मुस्कुराई। तो वो चाहता है कि मैं खुद उससे मिलने जाऊं? ठीक है, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। तब तक तुम मेरी तरफ से उस पर नजर रखना। फोन रखने के बाद वो खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये आदमी सच में बहुत दिलचस्प है, जिरो मन ही मन सोचने लगी। पहले तो ये मुझसे मिलने के लिए इतना बड़ा हंगामा कर रहा था और अब खुद ही मुझसे मिलने से इनकार कर रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि आखिर ये इंसान सच में है कौन। अगली सुबह यी चेन शहर के सबसे बड़े जड़ी बूटी बाजार रेन हॉल पहुंचा। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उसने सोचा, ये पूरे शहर का सबसे बड़ा हर्ब मार्केट है। इतनी भीड़ देखकर लगता है कि यहां मिलने वाली जड़ी बूटियों की क्वालिटी काफी अच्छी होगी। तभी उसकी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसे एक नजर देखते ही वो बोला, अगर नकली पेंटिंग की बात करें तो ये वाकई बहुत अच्छी नकल है। इतना सुनते ही एक युवा लड़की गुस्से से उसकी तरफ देखने लगी। तुमने अभी क्या कहा? हमारे जू परिवार की अनमोल पेंटिंग को नकली कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उसे तुरंत रोक दिया। जीउन, इतनी बदतमीजी मत करो। लड़की नाराज होकर बोली, दादाजी, ये हमारे परिवार के खजाने की बेइज्जती कर रहा है। आपने इस पेंटिंग को खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। मैं गुस्सा कैसे न करूं? बुजुर्ग ने यी चेन की तरफ देखते हुए पूछा। युवा महोदय, इस पेंटिंग को न जाने कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने परखा है, फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये नकली है? यी चेन मुस्कुराया। तो फिर उन सारे तथाकथित एक्सपर्ट्स को बेवकूफ कहना पड़ेगा। लगता है उन्होंने इसे परखते समय अपनी आंखें ही नहीं, अपना दिमाग भी बंद कर रखा था। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, ये नकल बहुत शानदार है, इतनी अच्छी कि आम लोगों को आसानी से धोखा दे सकती है। मैं तो यहां सिर्फ जड़ी बूटियां खरीदने आया था, लेकिन अगर कोई परिवार नकली एंटीक को ही अपनी सबसे बड़ी दौलत समझकर बैठा हो तो मैं उसकी जड़ी बूटियों की क्वालिटी पर भरोसा कैसे करूं? ये सुनते ही जीउन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बुजुर्ग ने तुरंत चेतावनी दी, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम आम लोगों पर हमला नहीं कर सकती। अपने गुस्से पर काबू रखो। लेकिन जीउन ने उनकी एक नहीं सुनी। मैं इस बदतमीज को यूं ही नहीं छोड़ने वाली। यी चेन मुस्कुराया। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? चलो मारो मुझे, उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। यह रहा मेरा चेहरा। हालांकि तुम्हारी लंबाई इतनी भी नहीं कि यहां तक पहुंच सको। गुस्से से तिलमिलाकर जीउन ने तुरंत एक जोरदार किक मारी। बुजुर्ग घबरा गए। इसने एक मशहूर मार्शल आर्ट्स मास्टर से ट्रेनिंग ली है। अगर इसकी किक इस लड़के को लग गई तो ये मर भी सकता है। लेकिन किक लगने से पहले ही यी चेन ने आराम से एक हाथ से उसका पैर पकड़ लिया, फिर मुस्कुराकर बोला, बस इतनी ही ताकत है? जीउन पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने इसी किक से पत्थर की दीवारें तक तोड़ दी है, इसने इसे सिर्फ एक हाथ से कैसे रोक लिया? यी चेन मुस्कुराया। अब मेरी बारी। उसने बिना किसी मेहनत के जीउन को उठाकर जमीन पर पटक दिया, फिर बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। एक सलाह देता हूं, जो मार्शल आर्ट तुम सीख रही हो वो महिलाओं के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर कुछ साल और इसकी प्रैक्टिस करती रही तो अपाहिज हो जाओगी। जीउन गुस्से से चिल्लाई, बेशर्म कही के, तुमने मुझे जमीन पर पटक दिया। फिर उसने अपने दादाजी की तरफ देखा। दादाजी, मेरा बदला लीजिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? इसने तुम्हें बिना इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल किए जमीन पर गिरा दिया। कोई साधारण इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। जीउन ने होंठ फुलाकर कहा, मैंने कब कहा कि यह साधारण है? मैं तो कह रही हूं कि यह एक नंबर का बदमाश है जिसे बस लोगों को परेशान करना आता है। यी चेन हंस पड़ा। अच्छा, जब तुमने मुझे बदमाश ही कह दिया है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली बदमाश कितना परेशान कर सकता है। अगले ही पल यी चेन के शरीर से निकले भयानक दबाव को महसूस करते ही दादा और पोती दोनों डर से वहीं जम गए। जीउन घबराकर चिल्लाई, दादाजी भागिए, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुजुर्ग ने तुरंत सिर झुका लिया। युवा महोदय, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी पोती को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। यी चेन ने शांत स्वर में कहा, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए तो वो ये बदतमीज लड़की है, इसे सच में तमीज सीखने की जरूरत है। इसके बाद जीउन ने आदर से पूछा, आपने कहा था कि ये पेंटिंग नकली है, आखिर आपने ऐसा क्या देखा? बिना कुछ कहे यी चेन ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पेंटिंग में प्रवाहित कर दी। अगले ही पल उस पेंटिंग की सतह पर छिपे हुए शब्द उभर आए, कोई भी मूर्ख इस पेंटिंग को कभी न खरीदे। इसकी नकल इतनी बेहतरीन बनाई गई है कि इसे असली से अलग पहचानना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से इसे बनाने वाले ने ची की मदद से यह गुप्त संदेश इसके अंदर छिपा दिया था। सिर्फ वही इंसान जिसने ची पर पूरी तरह महारत हासिल की हो, वही इन छिपे हुए शब्दों को सामने ला सकता है। इसीलिए
न तो तुम और न ही वो तथाकथित एक्सपर्ट्स कभी इसकी सच्चाई जान पाए। कुछ देर बाद जीउन वापस लौटी। उसके हाथों में वे सारी जड़ी बूटियां थी जो यी चेन ने मांगी थी। मिस जू, सब कुछ खुद पैक करने के लिए आपका धन्यवाद। जीउन ने दोनों हाथ बांधते हुए कहा। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये जड़ी बूटियां कितनी दुर्लभ और महंगी है? क्या सच में तुम इनके पैसे दे भी पाओगे? यी चेन मुस्कुराया। मिस जू, क्या आपको पता है कि इंसान के शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी होता है, लेकिन आपके मामले में उस पानी की जगह घमंड ने ले ली है। आपका गुस्सा इतना ज्यादा है कि आपकी लंबाई तक बढ़नी बंद हो गई। जीउन गुस्से से फट पड़ी। क्या तुमने अभी मेरी लंबाई का मजाक उड़ाया? मानती हूं कि मैं तुम जितनी ताकतवर नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे मास्टर यहां होते तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। यी चेन ने बेफिक्री से कहा। मैं छोटे बच्चों से बहस नहीं करता, मैं सिर्फ अपने बराबर के लोगों से बात करता हूं। जाओ, पहले थोड़ा दूध पी लो, शायद थोड़ा और लंबी हो जाओ। जून रान तुरंत बीच में आ गए। फिर उन्होंने यी चेन की तरफ देखकर कहा, कृपया बच्चे की बात का बुरा मत मानिए। यी चेन मुस्कुराया। चिंता मत कीजिए, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं हूं कि किसी बच्चे से दुश्मनी पाल लूं। जून रान ने राहत की सांस ली। मैंने आपकी जरूरत की सारी दवाइयों की सूची लिख ली है। कुछ ही दिनों में आपकी मांगी हुई हर जड़ी बूटी आपके पास पहुंचा दी जाएगी और आपको उनका कोई पैसा भी नहीं देना होगा। इसे हमारी तरफ से माफी समझकर स्वीकार कर लीजिए। यी चेन ने सिर हिला दिया। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं है। नहीं मैं खैरात स्वीकार करता हूं और नहीं किसी का कर्जदार बनना चाहता हूं। मैं हर जड़ी बूटी की पूरी बाजार कीमत दूंगा, वरना मिस जू बाद में फिर मेरी बुराई करेंगी। जून रान हंस पड़े। आज यहां आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं आपका नाम पूछना ही भूल गया। जाते जाते ही चेन ने जवाब दिया, मेरा नाम यी चेन है। जून रान एकदम से ठिठक गए। क्या ये जांग चांग के यी परिवार वाला यी चेन हो सकता है? जीउन ने हैरानी से पूछा। दादाजी, आप इतने हैरान क्यों हो गए? क्या वो कोई मशहूर मार्शल आर्ट्स मास्टर है? आप उसका नाम कैसे जानते हैं? जून रान का चेहरा गंभीर हो गया। अगर ये वही यी चेन है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, तो बहुत जल्द इस शहर में खून की नदियां बहेंगी। पिछले 5 सालों में जिन जिन लोगों ने यी परिवार का मजाक उड़ाया था, अब उन सबका सबसे भयानक सपना सच होने वाला है। उधर घर लौटते समय यी चेन मन ही मन सोच रहा था, मेरे माता पिता की पुण्यतिथि अब करीब आ चुकी है। इस बार मैं उसे चुपचाप नहीं गुजरने दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उन कीड़ों का हिसाब करना होगा जो काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हैं। उधर जीउन मन ही मन बड़बड़ाई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे मास्टर से ज्यादा ताकतवर हो। उस पेंटिंग वाली बात में तो बस उसका तुक्का लग गया था। जून रान ने गहरी सांस ली। जीउन, आज हम दोनों ने यी चेन को पूरी तरह गलत समझा। वो तुम्हारे मास्टर के बराबर नहीं है। वो उनसे कम से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। जीउन की आंखें हैरानी से फैल गई। ये कैसे हो सकता है? मेरे मास्टर तो सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट में से एक है, फिर कोई इतना जवान लड़का उनसे भी आगे कैसे हो सकता है? जून रान ने गंभीर स्वर में कहा। जिस इंसान को तुम एक साधारण लड़का समझ रही हो, मेरी नजर में वो एक ग्रैंड मास्टर है। एक असली ग्रैंड मास्टर अकेले पूरी हथियारबंद सेना को हरा सकता है। उस जैसे इंसान के सामने हम जैसे लोग चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। जीउन ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे पता है कि ग्रैंड मास्टर कितने ताकतवर होते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में कोई उस मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है? जून रान ने सिर हिलाया। आज उसने जितनी ताकत दिखाई, वो एक साधारण ग्रैंड मास्टर से भी कहीं ज्यादा थी। अगर ये नौजवान अगले 20 साल तक और कल्टीवेशन करता रहा, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो उसके सामने खड़ा हो सके। खुशकिस्मती से जू परिवार की उससे मुलाकात समय रहते हो गई। उस जैसे इंसान को दुश्मन बनाना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। उधर यी चेन का पीछा कर रहा आदमी मन ही मन सोच रहा था, यही तो वो दिव्य डॉक्टर होना चाहिए जिसके बारे में मिस्टर शेन ने बताया था। उन्होंने वादा किया है कि अगर मैं इन्हें ढूंढ लूं तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन्हें इतनी जल्दी ढूंढ भी लूंगा। उसी समय यी चेन अचानक एक संकरी गली में मुड़ गया। उस आदमी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या इसे पता चल गया कि मैं इसका पीछा कर रहा हूं? मुझे जल्दी करनी होगी, कहीं ये भाग न जाए। जैसे ही वो गली के अंदर पहुंचा, यी चेन ने बिजली की रफ्तार से उसका गला पकड़ लिया। मुझे ढूंढ रहे थे? लो, अब मिल गया मैं। एक अच्छी वजह बताओ कि मैं तुम्हें अभी क्यों न मार दूं। डर के मारे उस आदमी की हालत खराब हो गई। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं सब सच बता दूंगा। मेरा नाम फांग तोंग है, मैं 41 साल का प्राइवेट डिटेक्टिव हूं। इसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाने लगा। अपना घर का पता, अपना दुख भरा बचपन और हर छोटी बड़ी बेकार बात बताने लगा। यहां तक कि उसने ये भी कबूल कर लिया, एक बार मेरे सारे साफ कपड़े खत्म हो गए थे तो मुझे फटी हुई अंडरवियर पहनी पड़ी थी। आज तक मेरे दोस्त उसी बात का मजाक उड़ाते हैं। यी चेन ने भौहें सिकोड़ ली। बस करो ये बकवास। मैंने तुमसे तुम्हारी आत्मकथा नहीं मांगी, मैंने पूछा है तुम्हें किसने भेजा है? फांग तोंग ने तुरंत जवाब दिया, सच कहूं तो मुझे मिस्टर शेन ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको ढूंढूं तो मुझे $1,00,000 देंगे। यी चेन मन ही मन सोचने लगा, मैंने मिस्टर शेन की जिंदगी सिर्फ 3 दिन बढ़ाई थी। उन्हें पता चल गया होगा कि इस दुनिया में अब उन्हें मेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता। फांग तोंग झेंपते हुए मुस्कुराया। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ में मिस्टर शेन की हवेली चलते हैं और जो $1,00,000 मिलेंगे उन्हें आधा आधा बांट लेंगे। पीछे मुड़े बिना यी चेन बोला, मिस्टर शेन से जाकर सिर्फ एक बात कहना, अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो ये बेकार के खेल खेलना बंद कर दें और आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश भी न करें। मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं।
फांग तोंग जल्दी से बोला, मिस्टर शेन की कोई बुरी मंशा नहीं है, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि आप कहाँ है। अगर आप नहीं चलना चाहते तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले अपना पता तो बता दीजिए। दृश्य सनी के घर पर बदल जाता है। यी चेन ने सनी के कपड़ों की तरफ देखा और पूछा, आज इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो? सनी मुस्कुराई, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। मैंने देखा है कि तुम रोज वही एक जैसे कपड़े पहनते हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े और एक फोन खरीदूंगी ताकि हम एक दूसरे के संपर्क में रह सकें। यी चेन ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही हो? सनी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की चिंता मत करो, सब मैं दूंगी, तुम्हें बस मेरे साथ चलना है। कुछ देर बाद दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच गए। सनी मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, अगर अभी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो तो न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। यी चेन मुस्कुराया, मैं आसान रास्ता अपनाकर पैसे कमाने का इरादा नहीं रखता। सनी ने उसे छेड़ते हुए पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरी बहुत सारी प्यारी सिंगल फ्रेंड्स हैं, चाहो तो मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात करवा सकती हूं। यी चेन ने सिर हिला दिया, नहीं धन्यवाद, मुझे एक गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं है। सनी शरारती मुस्कान के साथ बोली, जरूरत नहीं है या फिर कभी बनी नहीं? लगता है तुम पूरी जिंदगी सिंगल ही रहे हो। यी चेन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, ये प्यार की बातें कर रही है, इसे क्या पता कि पिछले 5 सालों से मेरे दिमाग में सिर्फ बदला ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। मेरे परिवार के खत्म होने से पहले एक लड़की थी, चू सुरान। उसने मुझसे कहा था, अगर मैं पूरे स्कूल के सामने उसे प्रपोज करूं तो वो मेरा प्यार स्वीकार कर लेगी। मैं इतना बेवकूफ था कि उसकी बात पर सच में यकीन कर बैठा। अगले ही दिन मैंने पूरे स्कूल के सामने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने मेरा प्यार स्वीकार करने के बजाय पूरे स्कूल के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तभी मुझे समझ आया कि यह सब पहले से रचा हुआ जाल था। वो सिर्फ मुझे सबके सामने मजाक बनाना चाहती थी। आज भी मुझे वो दिन साफ साफ याद है और देर मैं उससे उसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा, क्योंकि उसी दिन मैं पूरे स्कूल की हंसी का पात्र बन गया था। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर सनी ने जल्दी से माहौल हल्का करने की कोशिश की। सिंगल होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी तो सिंगल हूं और हम दोनों बिल्कुल ठीक है ना? यी चेन ने हल्के से उसकी पेशानी पर उंगली से टपकी मारी। ध्यान दो, हम यहां किस काम से आए हैं? सनी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, ठीक है, चलो आरमानी के शोरूम चलते हैं, वहां के कपड़े बहुत महंगे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीद सकती हूं। उसी समय एक युवा लड़की उनके पास आ गई। उसने पूछा, सनी ये कौन है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? यी चेन ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये तो कियान है, चू सुरान की खास सहेलियों में से एक। कियान ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारी पसंद पहले भी बहुत घटिया थी और आज भी वैसी ही है। स्कूल में तुम हमेशा उस निकम्मे यी चेन के पीछे घूमती रहती थी और अब अपने बॉयफ्रेंड को देखो, इतने सस्ते कपड़े पहन रखे हैं। सच कहूं, ये तो उस निकम्मे यी चेन जैसा ही दिखता है। कियान का बॉयफ्रेंड हैरानी से बोला, ये निकम्मा यी चेन कौन था? कियान हंस पड़ी, वो पूरे स्कूल का सबसे बड़ा मजाक था। उसने पूरे स्कूल के सामने चू सुरान को प्रपोज किया था और उसके बाद सुरान ने उसके साथ जो किया उसे आज तक कोई नहीं भूला। उसकी इतनी बेइज्जती हुई कि वो दोबारा कभी स्कूल ही नहीं आया। कुछ महीनों बाद उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। अफसोस वो खुद नहीं मरा, वरना हम उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते। यी चेन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अपना मुंह बंद करो, वरना मैं खुद हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। सनी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, इन बेवकूफों को भूल जाओ, चलो हम अपनी शॉपिंग करते हैं। कियान ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, अभी तो तुम लोग कह रहे थे कि आरमानी जाओगे, अपनी शक्ल देखिए, सच में लगता है कि तुम लोग आरमानी के कपड़े खरीद सकते हो। ऐसा करो, वहां से मेरे लिए भी कुछ कपड़े खरीद देना, फिर मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। दोनों ऊपर चले गए। रास्ते में यी चेन ने पूछा, तुमने मुझे रोका क्यों? मैं उन्हें अच्छा सबक सिखा सकता था। सनी ने आप भरते हुए कहा, कुछ ही दिन पहले तुमने चेन फांग से लड़ाई की थी, उसकी वजह से हम दोनों पुलिस स्टेशन तक पहुंच गए थे। बार बार लड़ाइयों में पड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। $51,000, मुझे पता था कि यह महंगा होगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी। मेरे कार्ड में तो सिर्फ $500 ही बचे हैं। सनी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, असल में मुझे नहीं लगता कि यह रंग तुम पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसी समय कियान फिर से उनके पास आ गई। मुझे सच में समझ नहीं आता, ये स्टोर गरीब लोगों को अंदर आने ही क्यों देता है? सनी ने भौहें चढ़ा ली, बकवास करना बंद करो, ये कोट बस चेन हान पर अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम इसे नहीं खरीद रहे। कियान तिरस्कार से मुस्कुराई, अच्छा, उस पर अच्छा नहीं लग रहा, या फिर तुम लोग इसे खरीद नहीं सकते? हमारी पूरी क्लास जानती है कि तुम एक गरीब परिवार से आती थी। आज भले ही तुम अच्छी कमाई करती हो, लेकिन तुम्हारी ज्यादातर कमाई तो तुम्हारे भाई के इलाज में चली जाती है। तुम हाई स्कूल तक पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए अपने आप को कोई बहुत बड़ा आदमी समझना बंद करो। और जहां तक मेरी बात है, मैं जो चाहूं वो कह सकती हूं। मेरी सबसे अच्छी दोस्त चू सुरान है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो घमंड से आगे झुकते हुए बोली, अगर हिम्मत है तो मुझे थप्पड़ मारकर दिखाओ, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। अगले ही पल चटाक
यी चेन ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। फिर शांत आवाज में बोला, अब मुझे भी जानने की उत्सुकता है कि आगे क्या होता है, और अगर कुछ दिलचस्प नहीं हुआ तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ और मारूंगा। स्टोर में मौजूद हर इंसान हैरान रह गया। कियान चीख पड़ी, तुम्हें पता था कि मैं चू सुरान की सबसे अच्छी दोस्त हूं, फिर भी तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? यी चेन ने कंधे उचकाए। वो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कियान का बॉयफ्रेंड गर्व से आगे आया, मैं विंग ग्रुप का सीएफओ हूं। मेरी हर महीने की सैलरी $10 लाख है। इतने अमीर आदमी को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आकर रुके। वो थे मिस्टर शेन। उन्होंने उस आदमी की तरफ ठंडी नजरों से देखा।